हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, माय नेम इज शाहनवाज अहमद और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 4 स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को देखा था, जिसमें हम लोगों ने आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कॉसिस्टैटिक, नॉन कॉसिस्टैटिक, ये सारे प्रोसेसेस को हम लोगों ने क्या किया था, स्टडी किया था। आज हम लोग इससे आगे बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि स्टेट क्या होता है, फिर हमने सीखा कि चेंज इन स्टेट क्या होता है, प्रोसेस होता है, और जिस रास्ते से ऐसा करोगे, जिस तरीके से ऐसा करोगे, वो प्रोसेस पाथ कहलाएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस पाथ हम लोगों के पास कितना प्रोसेस पाथ हो गया, तो 5 हो गया। आइडियाबैटिक वो जो हमने बताया। ठीक है, अब जब प्रोसेस सीख चुके हैं तो अब हम लोग बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है। ठीक है, और इसको हम लोग स्टडी ही क्यों करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक साइकिल, तो आप कहेंगे कि अ सिस्टम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड अ थर्मोडायनेमिक साइकिल इफ the initial and final states are same after undergoing a number of processes. That is, इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे कि a system is said to have completed a cycle if the initial and final states are same after undergoing a number of processes, या प्रोसेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप तब कहेंगे कि कोई भी सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है जब नंबर ऑफ प्रोसेस के बाद आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सपोज दैट आप स्टेट 1 पर थे, आप स्टेट 2 पर चले गए और फिर कोई और प्रोसेस किया आपने और आप स्टेट 2 से चले और कहाँ आ गए, स्टेट 1 पर चले आए। जाने का रास्ता या पाथ ए था, आने का पाथ बी है, तो आप कह सकते हो कि सर हेयर 1A to B1 इज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन की बात कि थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये तरीका है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस के बाद अगर आपका सिस्टम का इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या है, सेम है, तो आप कहेंगे कि आपका सिस्टम एक साइकिल को फॉलो कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आपको आखिर में साइकिल क्यों पढ़ाया जा रहा है। स्टेट सिखाया, प्रोसेस सिखाया, आखिर साइकिल क्यों सिखा रहे हैं। तो देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर कई बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि थर्मोडायनेमिक साइकिल क्यों पढ़ाया जाता है, या इसका मोटिव क्या है, या इसके क्या फायदे हैं। तो सुनो, इसके 2 एप्लीकेशन हैं। ठीक है, सबसे पहले जानो कि आपके पास जितने भी वर्किंग डिवाइसेस हैं वो सिर्फ 2 तरीके के हैं। एक है वर्क प्रोड्यूसिंग सिस्टम कहो या डिवाइस कहो, और दूसरा है वर्क एब्जॉर्बिंग सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख दें, वर्क प्रोड्यूसिंग सिस्टम में आप जितना भी इंजन है, चाहे वो किसी भी टाइप का होगा, दे आर दी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, वो हमेशा वर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन अगर एब्जॉर्बिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है जो आपके घर में दिखता है, वो है रेफ्रिजरेटर।
ठीक है, या एयर कंडीशन, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपको वर्क नहीं देता है, ये वो डिवाइसेस हैं, इंजन वो चीज है जो काम करके देता है, वर्क प्रोड्यूस करके देता है, लेकिन दीज आर द डिवाइसेस जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। एसी कोई काम नहीं करता है, आपको सर्विस देता है। कैसा सर्विस? इलेक्ट्रिसिटी ले करके रूम को कूल करने का काम करता है, ठीक है। तो दीज आर दी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस एंड दीज आर दी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस या वर्क प्रोड्यूसिंग सिस्टम। तो देखो आपके पास दो ही टाइप के डिवाइस होते हैं, या तो वर्क प्रोड्यूसिंग या फिर वर्क एब्जॉर्बिंग। अब देखो, लेकिन अब जितने भी प्रैक्टिकल डिवाइस देखोगे तो उन सब को डिजाइन किया जाता है किस पर? तो थर्मोडायनेमिक साइकिल पर। तो अब यहीं से जवाब होता है कि आखिर क्यों? क्योंकि सुनो, सपोज दैट, मान लीजिए आपने इंजन बनाया है, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सपोज दैट, मान लीजिए दिस इज योर TDC, this is your BDC, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। यानी पिस्टन इस पॉइंट के आगे नहीं जाएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा, और ये क्या है आपका सिलेंडर हेड, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपने पिस्टन को TDC से मूव करा के कहां पहुंचा दिया? BDC पर पहुंचा दिया, तो देखिए पिस्टन इस पॉइंट पर था, इस पॉइंट पर पहुंचा, दैट इज कि आपने यहां से TDC से BDC तक पहुंचाने के लिए आपने यहां पर क्या किया है? प्रोसेस किया है, और वो पिस्टन TDC से BDC पर चला आया। लेकिन आप खुद सोचो, अगर हम लोग यहीं BDC पर ला करके, यानी कि इंजन को अगर हम लोग प्रोसेस पर डिजाइन कर देते, तो इसके हाफ रोटेशन के कारण क्या व्हील कंप्लीट घूमेगा? एक कंप्लीट साइकिल होना चाहिए, नहीं कंप्लीट व्हील घूमना चाहिए ना, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, फिर आपने क्या किया, फिर इसको BDC से मूव करा के कहां पहुंचाया? फिर से TDC पर मूव कराया, और यहां फिर से एक प्रोसेस हुआ, और आपने फाइनली जब देखा तो आपने कहा सर शुरू में भी TDC पे था, बाद में भी TDC पर पिस्टन पहुंच गया, इसका मतलब हमने एक साइकिल कंप्लीट किया है। तो सुनो, जब भी पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकिल, तो आप ये कहेंगे कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस करता है। अगर किसी भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस से आपको लगातार कंटिन्यूअस वर्क चाहिए, तो आपको उसको किस पर डिजाइन करना पड़ेगा? उसको आपको साइकिल पर डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इंसान नहीं है, मशीन है। पिस्टन यहां से यहां मूव किया, चक्का आधा घूमा, अब इसको फिर से लौट के यहां लेके आए, पूरा का पूरा व्हील 100% पूरा क्या हुआ? 360 आपको क्या कर गया? रोटेट कर गया, एक साइकिल कंप्लीट। फिर दूसरा, तीसरा, मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस वर्क देगा। अगर पिस्टन यहीं रुक जाता तो इसको पीछे कौन लाता? ठीक है। तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल का पहला एप्लीकेशन ये है कि थर्मोडायनेमिक साइकिल पर डिजाइन करने पर अगर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होगा तो वो हमेशा कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है तो इसको साइकिल पर क्यों डिजाइन कर रहे हैं? तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि इसकी वजह से जो आपका वर्किंग फ्लूइड होता है वो कंजर्व हो जाता है। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको वर्किंग फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें, जैसे रेफ्रिजरेटर है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन गैस को क्या करते हैं? भरते हैं। तो अगर उसको साइकिल पर डिजाइन करेंगे तो वो लौट करके रेफ्रिजरेटर फिर इनिशियली एंड फाइनली दोनों पॉइंट क्या होगा उसका? सेम। दैट इज कि रेफ्रिजरेशन गैस जो होता है वो आपको क्या रहेगा? एक ही पॉइंट पर फाइनली आकर रुकेगा और बार बार लगातार वही गैस क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। तो अगर आपसे पूछे कि वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस को हम लोग क्यों साइकिल पर डिजाइन कर रहे हैं, तो आप कहिएगा इसकी वजह से एक तो हम लोगों को कंटिन्यूअस सर्विस मिलता है, दूसरी चीज क्या है कि वर्किंग फ्लूइड क्या रहता है? कंजर्व रहता है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि वर्किंग फ्लूइड आपको वर्क प्रोड्यूसिंग सिस्टम में कंजर्व नहीं रहेगा। आप पावर प्लांट का एग्जांपल ले लीजिए, आपने वाटर लिया, बॉयलर में डाला, बॉयलर से स्टीम निकला, टरबाइन पर गया, टरबाइन से स्टीम निकला, कंडेंसर में गया, कंडेंसर से वाटर आया, पंप में गया, फिर बॉयलर में गया। देखिए, अगर इसको हम लोग प्रोसेस में डिजाइन करते तो ये वही पानी बार बार रोटेट थोड़े ना होता, ये बार बार उसी वाटर को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करा रहे, घुमा रहे, डेट इज के हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। तो दो एप्लीकेशन है साइकिल का। एक मेरा मोटिव था कि हम लोगों को कंटिन्यूअस वर्क चाहिए, इसलिए सारे डिवाइसेस को हमने किस पर डिजाइन किया है, थर्मोडायनेमिक साइकिल पर, ठीक है। दूसरा मोटिव था कि मेरा वर्किंग फ्लूइड कम से कम क्या हो, वेस्ट हो। ऐसा नहीं कि वेस्ट नहीं होगा, लीकेज होता ही है, 100% लीक प्रूफ सिस्टम हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द फ्लूइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल बनाने के पीछे दो मोटिव था। पहला, कंटिन्यूअस वर्क चाहिए, दूसरा वर्किंग फ्लूइड क्या होना चाहिए, कंजर्व, जिसमें हम लोगों को वर्किंग फ्लूइड को कंजर्व करना है, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी आप कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, अगर आपने कोई इंजन या कोई चीज़ ऐसी बनाने की कोशिश की है तो हमेशा याद रखो उसको साइकिल पर डिजाइन करना, क्योंकि वो अपने आप चलना चाहिए लगातार। ऐसा नहीं कि एक जगह पर रुक गया फिर आपको उसको इनिशियल पॉइंट पे लाना पड़ा, फिर से इग्नाइट करना पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या आना चाहिए, सेम। उससे तुमको क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस वर्क मिलेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या चीज है, ठीक है। इसको क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, इसी में अब नोट में एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर कोई पूछे कभी भी कि चलिए ठीक है, अब आप ये बताइए कि मिनिमम कितने प्रोसेस चाहिए एक थर्मोडायनेमिक साइकिल को बनाने के लिए, तो वो आपको यहीं पर दिख रहा है, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस। तो आप कह सकते हैं कम से कम, दैट इज मिनिमम 2 processes are required to make a thermodynamic cycle, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो अक्सर आपसे ऑब्जेक्टिव के पेपर में भी पूछा जा सकता है, आपसे इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है, आपसे कहा जाएगा कि ये बताइए चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल क्या होगा, चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल इज। तो देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया है, प्रॉपर्टी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टी इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, या प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन। जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम है तो प्रॉपर्टी का चेंज क्या होगा, फॉर अ साइकिल इज ऑलवेज 0, ठीक है। क्या समझ में आया कि चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल इज ऑलवेज 0। ये आप ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे। जब भी आपसे कभी कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल यही चीज आगे जाओगे तो क्लॉसियस साहब ने अपने क्लॉसियस इनइक्वालिटीज में बोला था कि फॉर अ साइकिल एंट्रोपी चेंज इज 0, दिस इज द क्लॉसियस इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो उन्होंने ये जो बात बोली है वो बिल्कुल यही है जो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो आप पहले ही समझ जाओ, जो चीज़ भी हम आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि यही चीज़ आगे जाके कुछ और हो जाए। और अगर हो रहा है तो हो सकता है कि या तो आपने कॉन्सेप्ट को सही से नहीं सीखा है, या फिर हो सकता है कि इन दोनों में से एक चीज़ गलत है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि हम साइकिल के लिए प्रॉपर्टी का चेंज लिखें और उसका कुछ वैल्यू लिख दें, ठीक है। वो हमेशा क्या होगा, 0, ठीक है। यानी कि जब भी कोई पूछे कि फॉर अ साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी इज ऑलवेज 0, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अब आप इसको याद रखिएगा कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक साइकिल, और थर्मोडायनेमिक साइकिल बनाने के लिए कम से कम कितने प्रोसेस चाहिए,
तो कम से कम 2 प्रोसेसेस चाहिए, और थर्मोडायनेमिक साइकिल के प्रॉपर्टी का चेंज 0 है। और थर्मोडायनेमिक साइकिल क्यों बनाया गया, तो एक पहला चीज बताया मैंने, कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या बताया कि इससे आपका वर्किंग फ्लूइड क्या हो सकता है, कंजर्व रहेगा। ठीक है, वर्किंग फ्लूइड जो है वो वेस्ट नहीं होगा, वरना हर बार आपको क्या करना पड़ता, उसमें वर्किंग फ्लूइड भरना पड़ता। ठीक है, मान लो एसी बना दिया मैंने, ठीक है, प्रोसेस पे डिजाइन करते एक बार प्रोसेस होता, रूम ठंडा होता, वर्किंग फ्लूइड जो है बाहर चल जाता, लौट के थोड़े ना अपने कंप्रेसर में आता। तो अब उससे क्या होता, फिर कंप्रेसर में आपको क्या करो, रेफ्रिजरेटर भरो। तो पता ये चला कि जितने का ना एसी है उससे ज़्यादा उसके रेफ्रिजरेशन में उसके गैस का खर्चा आ गया। ठीक है, और वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, साइकिल पर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के आगे अब एक नेक्स्ट याद रखिएगा, ये सारी चीजें समझिए, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, अभी मैंने कुछ भी थर्मो स्टार्ट नहीं किया है। दैट इज की थर्मोडायनेमिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि किसका क्या मतलब है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक छोटा सा रूल है, गिब्स फेज रूल। ठीक है, ये फेज रूल आपको क्या करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द फ्लूइड बताता है। ठीक है, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2। गिब्स साहब ने अपना एक फेज रूल दिया था और उन्होंने कहा कि इस रूल से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वर्किंग फ्लूइड का आप क्या कर सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पर P क्या है, नंबर ऑफ फेज। ठीक है, F क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फेज का मतलब आपको क्या है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। सी क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड 2 इज द कांस्टेंट। तो इसके एग्जांपल के तौर पे चलो हम आपको 3 का दिखा देते हैं। सपोज दैट मैंने पहला केस लिया और इसके अंदर मैंने फ्लूइड लिया है कौन सा, वाटर, ये पहला केस है। दूसरा केस लिया और इस बार मैंने क्या किया, नीचे वाटर है और इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, आइस रख दिया है। ठीक है, तीसरा केस लिया हमने, सपोज दैट वाटर, आइस एंड वेपर। ठीक है, अब आप देखो यहां पर नंबर ऑफ फेजेस कितना है, वाटर मतलब लिक्विड फेज है तो नंबर ऑफ फेज है 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पता, कंपोनेंट्स कौन है, वाटर का हो या H2O का हो, तो एक ही कंपोनेंट है H2O, 1 प्लस 2। यहां पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला, 2। दैट इज जब भी कभी आपसे कोई पूछे कि वाटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है तो आप कहेंगे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है केवल 2 ही डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। ठीक है, H2O जो है वो केवल 2 ही डायरेक्शन में क्या करेगा, मोशन करेगा। ये आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है x डायरेक्शन में जा सकता है, y में जा सकता है, z में जा सकता है, x में वाइब्रेट कर सकता है, y में वाइब्रेट कर सकता है, z में वाइब्रेट कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ मोशंस कितने होते हैं, तो वो 6 होते हैं। लेकिन वो बाउंडिंग के कारण उसके बहुत सारे मोशन क्या हो जाते हैं, बाउंडेड हो जाते हैं, कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, तो उनके बाद जो उसमें मोशन बचता है वही है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो वाटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, 2। लेकिन वाटर और आइस एक साथ है तो इस बार नंबर ऑफ फेजेस क्या है, ये सॉलिड फेज है, ये लिक्विड फेज है, तो नंबर ऑफ फेज कितना है, 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पता, कंपोनेंट यहाँ भी H2O यहाँ भी H2O, तो कंपोनेंट एक ही है, 1 प्लस 2, 2 से 2 कट गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला, 1। यानी कि वाटर और आइस एक साथ है तो वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1। यहाँ पर देख लो, वेपर गैस फेज है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, यानी नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, 3 प्लस एफ इज इक्वल टू, कंपोनेंट अभी भी 1 ही है, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O। ठीक है, फेज अलग है, कंपोनेंट एक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कितना मिल गया, यहाँ मिल गया 0। तो क्या पता चला, देखिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालना हो आप सिंपल किसका यूज कीजिएगा,
गिब्स फेज रूल का, और इसी फेज रूल से आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली, और वो है ये बताइए ये क्या है, कौन सा स्टेट ऐसा है या उस स्टेट को क्या कहते हैं जिस स्टेट पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वाटर के तीनों फेज क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोग कहोगे कि सर उसको कहते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको यहां से क्या पता चला कि अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो आप हमेशा क्या बताएंगे कि सर ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 0, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कैसे आया, मान लो कोई और कंडीशन दिया जाए तो उसमें सारी चीजें दी जाएंगी, आप इसका यूज कीजिएगा, इसको निकाल के बता दीजिएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ठीक है। तो गिब्स फेज रूल का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और ऐसा करते हैं हम लोग एक दो क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियसली गेट के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अभी तक मैंने कोई थर्मो स्टार्ट नहीं किया, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, बहुत ही इनिशियल फेज का, और उससे भी गेट के पेपर में आपके क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम pढ़ते हैं आपको। क्वेश्चन कहता है कि एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो सबसे पहला हिंट मिला कि सिस्टम कैसा है, सिस्टम आइसोलेटेड है, पहला हिंट मिला, ठीक है। तो सुनिए क्वेश्चन सुनिए, एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ प्रोसेस, और ये सिस्टम क्या कर रहा है, तो कोई प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। चूज दी नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उसके पास उसके अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उनमें से बताइए कि 4 स्टेटमेंट है और उन 4 स्टेटमेंट में से गलत कौन सा है। नॉट करेक्ट चूज करना है, सही चूज नहीं करना है, गलत चूज करना है। तो सुनिए, पहला स्टेटमेंट कहता है नो हीट ट्रांसफर, तो क्या ये स्टेटमेंट आइसोलेटेड सिस्टम के लिए गलत है? तो आप कहेंगे नहीं सर, आइसोलेटेड सिस्टम का डेफिनेशन ही था ना मास का ट्रांसफर हो ना एनर्जी का ट्रांसफर हो, तो नो हीट ट्रांसफर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है नो वर्क इज डन, तो सिंपल सा फंडा है, देखो जब सिस्टम आइसोलेटेड है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है बाहर से, तो वर्क भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और इसको हम आगे प्रूफ कर देंगे, फर्स्ट ला जब पढ़ाएंगे इसको प्रूफ कर देंगे, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है नो मास फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, तो बिल्कुल सही बात है, मास का फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो जो लास्ट स्टेटमेंट है वही गलत है, और वो क्या है, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द सिस्टम। देखिए अगर ये मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसके अंदर में कोई भी केमिकल रिएक्शन तो हो सकता है ना, वो कह रहा है नहीं होना चाहिए, और इसके बाहर एनर्जी नहीं जाए, इसके बाहर मास नहीं जाए, अंदर से बाहर कुछ नहीं हो रहा है, तो वर्क 0 होगा, ये सब सही बात है। लेकिन उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ये कौन सी बात है, ये गलत है, ठीक है। इसीलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सबसे लास्ट वन है, ठीक है। तो ये आपका गेट का ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, बहुत सिंपल सा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एन इंसुलेटेड रिजिड वेसल, अब आप ध्यान से देखो, इंसुलेटेड रिजिड वेसल, ठीक है। सबसे पहली चीज, अब आप देखो, मैंने आपको जब कंटेनर के बारे में बताना शुरू किया था तो मैंने बोला था इंसुलेटेड का मतलब क्या हो गया कि देयर इज नो हीट एंड मास हीट इंटरेक्शन, देयर इज नो हीट इंटरेक्शन।
और रिजिड का मतलब क्या हो गया? रिजिड का मतलब है आपको फिक्स्ड है, क्लोज्ड है, यानी कि आपको ये कहीं ना कहीं दोनों को अगर मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये है आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि उसने अगर लिखा है कि इंसुलेटेड रिजिड वेसल, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? आइसोलेटेड सिस्टम की। और वो कहता है कि एन इंसुलेटेड रिजिड वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर, यानी कि उसके अंदर फ्यूल है प्लस एयर है, मिक्सचर है इन दोनों का। और कहता है कि द मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय अ माइन्यूट स्पार्क, और इस मिक्सचर में कुछ स्पार्क हुआ और उसके कारण क्या हो गया है? मिक्सचर इग्नाइटेड हो चुका है, मिक्सचर जलने लग गया। ठीक है। द कंटेंट ऑफ द वेसल एक्सपीरियंस, यानी इस वेसल के अंदर जो कुछ भी है वो क्या फील करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा? पहला ऑप्शन वो कहता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनर्जी। देखो, तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना तो सही है, लेकिन एनर्जी का बढ़ना गलत है, क्योंकि ये सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड। और जब आइसोलेटेड है तो देयर इज नो एनर्जी इंट्रैक्शन, दैट इज की एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड। और इसका मतलब ये है कि अंदर की जो केमिकल एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एनर्जी बढ़े घटेगी नहीं। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दूसरा स्टेटमेंट डिक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, ये भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर बट नो चेंज इन एनर्जी, और सही आंसर क्या होगा? यही होगा। देखिए, प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बट एनर्जी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका सिस्टम कैसा था? आइसोलेटेड था। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब आप देखिए, बहुत सिंपल है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, और यहाँ तक आपका जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो प्रेशर स्केल का है मैंने आपको एफएम में भी बताया है, यहाँ पर फिर से बता रहे हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में भी प्रेशर स्केल का बहुत इस्तेमाल होगा। तो फिर से हम आपको बता देते हैं, कोई बात नहीं, इसको याद रखिएगा। प्रेशर स्केल में मैंने क्या बताया था? प्रेशर स्केल में देखो, मैंने सिंपली आपको बताया था कि देखिए, ये जो लाइन है ये है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन, या फिर इसी को क्या कहते हैं? परफेक्ट वैक्यूम। ठीक है, लाइन, जो कि कहाँ पर मिलता है? तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर चले जाओगे तो आपको 0 प्रेशर मिलेगा एब्सोल्यूट। ठीक है, ये लाइन जो है ये है आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, दैट इज कि यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर का रीडिंग होगा वो होगा 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बैरोमेट्रिक प्रेशर। ठीक है, ये वो प्रेशर है जो आपको अर्थ पर मौजूद है। ठीक है, रेफरेंस वगैरह ये सब मैंने एफएम में आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए, प्रेशर रीडिंग करने का 2 रेफरेंस है, एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, दूसरा है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रिस्पेक्ट में। अगर आपने प्रेशर इस लाइन के रिस्पेक्ट में नापा है तो आपकी जो रीडिंग होगी वो हमेशा एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगी, और अगर आपने प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में नापा है तो उसको हमेशा हम लोग क्या कहेंगे? गेज प्रेशर कहेंगे या वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सपोज दैट आपने एटमॉस्फेयर से प्रेशर बढ़ाना शुरू किया किसी बॉडी के ऊपर, तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, तो एटमॉस्फेयर से जितना आपने फालतू बढ़ाया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव गेज प्रेशर। एंड पॉजिटिव गेज प्रेशर का मतलब क्या है? इसी को हम लोग सिंपल भाषा में गेज प्रेशर कहते हैं, गेज प्रेशर या फिर पीजी। और अगर यहाँ से प्रेशर डिक्रीज करने लग जाए तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? हम लोग पहुँचेंगे
एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ, दैट इज कि ये है आपका निगेटिव गेज, आपने प्रेशर कम किया है, और निगेटिव गेज प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर, दैट इज इसको डिनोट करेंगे पीवी से, ठीक है। और अगर इस पॉइंट का नाम ए दिया है हमने और इसको नीचे लाइन से अगर मेजर कर रहे हैं तो ये रीडिंग है पी ए, या फिर इसको हम लोग पी एब्सोल्यूट प्रेशर भी कह सकते हैं, क्योंकि रीडिंग हमने कहाँ से लिया, एब्सोल्यूट जीरो से। यहाँ पर पॉइंट हमने बी मान लिया और इसको अगर मेजर कर रहे हैं तो ये रीडिंग आया पी बी, या फिर इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, पी एब्सोल्यूट, ठीक है। तो आप देखो, क्योंकि देखो ये वाला भी बी पॉइंट यहीं से मेजर हो रहा है, ए पॉइंट भी यहीं से मेजर हो रहा है, तो दोनों ही कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो आप याद रखिएगा पी ए भी एब्सोल्यूट है, और पी ए को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पी एटमॉस्फेयर प्लस पी जी, ठीक है, दैट इज इसी को आप पी एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पी एटमॉस्फेयर में अगर पी जी जोड़ देंगे तो पी ए पर पहुंच जाएंगे, और अगर हम लोग पी एटमॉस्फेयर में से पीवी घटा देंगे तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, पीबी पर। तो आपको क्या समझ में आया कि एब्सोल्यूट से गेज में कन्वर्ट करना होगा तो कर लेंगे, एब्सोल्यूट से वैक्यूम प्रेशर में कन्वर्ट करना होगा तो कर लेंगे। तो प्रेशर में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला बेसिक फंडा ये देखना है कि आपका प्रेशर जो क्वेश्चन में गिवन है वो एब्सोल्यूट में है, गेज में है, वैक्यूम में है। क्योंकि देखो कोई भी थर्मोडायनेमिक फार्मूला यूज करने से पहले याद रखो प्रेशर शुड बी इन एब्सोल्यूट टर्म्स, यानी प्रेशर जो होना चाहिए वो हमेशा एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म्स में होना चाहिए। तो अगर आपको गेज में दिया होगा इस फार्मूले का इस्तेमाल करना, एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लेना। अगर आपका प्रेशर वैक्यूम में दिया होगा इस फार्मूले का इस्तेमाल करना, आप उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, एब्सोल्यूट में। तो बिना क्वेश्चन को पढ़े ठीक से सॉल्व नहीं कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिएगा सारे टर्म्स यूनिट में जो है वो एसआई में है कि नहीं। तो प्रेशर हमेशा किस में होना चाहिए, एब्सोल्यूट में होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको पता ही है बार क्या होता है, पास्कल क्या होता है, क्योंकि ये चीज मैंने एफएम में बहुत डिटेल में बताई है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर को जाके देखिएगा, जिसमें मैंने प्रेशर स्केल एंड प्रेशर मेजरमेंट सिखाया है, ठीक है। तो प्रेशर मेजरमेंट में मैंने बहुत डिटेल में इसको स्टडी करवाया है कि देखो प्रेशर को कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं, प्रेशर का कन्वर्जन कैसे करना है यूनिट का, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको क्या कर दी है, बता दी है। अब एक छोटी सी चीज और है जो आप हमेशा याद रखिएगा, देखिए इस चीज को हम आगे भी बताएंगे, ठीक है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे अगर देखा जाए तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, हम लोग आगे बात करेंगे इस पे, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा हम लोगों को आगे पढ़ने के लिए, मतलब मेन थर्मो शुरू करने के लिए ये सब चीज पता होना चाहिए। तो हम लोगों को पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, P क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर किस में होना चाहिए, एब्सोल्यूट प्रेशर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, तो पास्कल में, ठीक है। V क्या है, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। R बार क्या है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। मैंने किलो जूल में लिखा है, अगर कोई जूल में लिखना चाहे तो 8314 जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। तो R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यूनिवर्सल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप गैस बदल दो, चाहे प्लेस बदल दो, चाहे टाइम बदल दो, ठीक है।
अगर कोई भी गैस है, चाहे अर्थ पर हो, मार्स पे हो, जुपिटर पे हो, यूनिवर्स में कहीं हो, उसकी वैल्यू अगर आपने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिखनी है तो वो हमेशा यही होगी। इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको हमेशा हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, आर बार से। तो हमेशा याद रखो, अगर आप PV = nRT यूज कर रहे हो तो nRT में जो R होगा वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। अब देखो सिंपल सा यहीं पे जान लो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, यानी m/m होता है। अब इसको उठा के अगर यहां रख दोगे तो क्या मिलेगा, PV = m/m/RT। अब इसको देखो, PV रहने दिया, m रहने दिया, R/m को एक साथ कर दिया इंटू T यहां लिख दिया, और इसी को आपके बुक में ऐसे लिख दिया जाता है कि सर PV = mRT। तो देखो जब nRT होगा तो R बार क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लेकिन यहां पर R जो है वो R/m है एंड दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। दैट इज ये वो गैस कांस्टेंट है जो गैस टू गैस क्या करेगा, चेंज करेगा, लेकिन हाँ उस गैस के लिए हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सपोज दैट हमने ऑक्सीजन लिया, अगर ऑक्सीजन लिया हमने तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, अगर RO2 लिखना है तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, R बार इज 8.314 और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का वेट होता है 16 दूनी 32, यानी कितना हो गया यहाँ पे 32। इसको सॉल्व करेंगे और लिख देंगे, ठीक है। और इसकी जो यूनिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। क्योंकि देखिए मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो केजी पर किलो मोल होगा, और आपको किलो मोल क्या होगा, कट जाएगा, तो किलो जूल पर केजी क्या होगा, केल्विन बचेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो जब भी आपको थर्मो का क्वेश्चन होगा तो ये R का वैल्यू जो है ना, ये आप फाइंड करोगे। अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कैसे फाइंड आउट करना है, R/m, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होगा। कोई भी गैस दिया जाएगा उसके लिए आप निकाल सकते हो, चाहो तो एयर के लिए निकाल के देख लो, उसको याद रखना काम देगा, ठीक है। एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना लिया जाता है, 29, MO2 जो है वो 29 कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको अगर क्वेश्चन दिया हो और ये मेंशन ही ना हो कि द गिवन गैस कांस्टेंट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, देन यू हैव टू सी द यूनिट ऑफ दैट कांस्टेंट, ठीक है। अगर यूनिट जूल पर किलो मोल केल्विन है या किलो जूल पर किलो मोल केल्विन है, देन द कांस्टेंट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और अगर यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन है तो आपको जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कौन सा होगा, वो कांस्टेंट होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो कोई भी गैस दिया जाए उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये मैंने बताया। अब आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, गेट 2015 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोगों ने कोई बहुत ज्यादा थर्मो बेसिक ही पढ़ा है, जरा सा बस इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है और इससे भी गेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमेशा याद रखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स गलत करोगे तो थर्मो का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए जो भी इंट्रोडक्शन है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे वो होगा 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है गेट 2015 2 मार्क्स, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन in a vessel of volume 2 meter cube is 288 Kelvin, ठीक है। A U-tube manometer, a U-tube manometer
is connected to the vessel shows a reading of 70 centimeter of mercury एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेवल हायर इन द एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, इसे क्वेश्चन में ही लिख दिया, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 8314 जूल पर किलो मोल केल्विन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01325 bar. Acceleration due to gravity g is equal to 9.81 meter per second square, and density of mercury 13600 kg per meter cube. Find the mass of nitrogen in kg in the vessel। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको क्या निकालना है, मास ऑफ द नाइट्रोजन इन द वेसल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप यहीं से देखो, अगर उसने कहा है कि आपको ये सारी चीज़ें निकालनी हैं तो आपको एक इतना ही पता है कि नाइट्रोजन गैस है और वो आइडियल गैस है, तो PV इक्वल टू आप क्या लगा सकते हो, MRT, और मास निकालना होगा तो PV/RT चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, गिवन है आपका वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब, टेम्परेचर इज इक्वल टू 288 केल्विन। देखो वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, क्या नहीं पता है, ये और ये जो R है ये क्या है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट विच इज द यूनिवर्सल बाय मॉलिक्यूलर वेट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 8314 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होगा 28, क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा किस फॉर्म में होता है, N2। ठीक है, 1 का 14 तो 2 का कितना होगा 28। यहां से आप इसको निकाल लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट नाइट्रोजन का आपका मिलेगा 296.92। ठीक है, जूल, ये किलो जूल में निकाला है मैंने, किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, 296.92 जो है वो किलो जूल पर केजी केल्विन में निकाला है हमने। ठीक है, अब आप देखिए, आपको प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर के लिए इस चीज़ को समझो, अगर ये है नाइट्रोजन और इसमें अंदर नाइट्रोजन भरा है और आपने क्या किया, इसको एक मैनोमीटर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपको ये है कि नाइट्रोजन सपोज दैट इसमें भरा हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मैनोमीटर जो कनेक्टेड है ये क्या कर रहा है, रीडिंग शो कर रहा है 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, दैट इज कि इसके अंदर जो फील्ड है वो क्या है, मरकरी है। ठीक है, 70 सेंटीमीटर रीडिंग दे रहा है, और ध्यान से देखिए ये हिंट दिया हुआ है, लेवल हायर इन द एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि लिक्विड का लेवल उधर चढ़ेगा जिधर साइड आपको क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो अगर नाइट्रोजन यहां तक रखा जाए तो फ्लूइड कम से कम यहां तक चढ़ा है, सपोज दैट। ठीक है, और ये जो यहां से यहां तक की जो रीडिंग है यही है आपको कितना, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है मैनोमीटर के कॉन्सेप्ट से कि गेज प्रेशर बराबर क्या होगा, ρGH। रो इज 13600, G इज 9.81,
h इज 70 सेंटीमीटर, दैट इज की 0.7 मीटर। आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो P गेज ऑफ नाइट्रोजन निकलेगा, ठीक है। P गेज ऑफ नाइट्रोजन जब आप निकालेंगे तो आपको मिल रहा होगा P गेज इज इक्वल टू, डायरेक्ट ही कर देते हैं, चलो P गेज ये हो जाएगा, P गेज निकल गया। आप क्या करोगे, P एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालेंगे तो P एटमॉस्फेयर प्लस P गेज, आप दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। P एटमॉस्फेयर देखो बार में दे रहा है, पास्कल में कन्वर्ट कर लो, क्या होगा 101,325। बार बड़ा है, उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो इतना, प्लस P गेज जो है, P गेज का वैल्यू आपको आएगा, टोटल दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आएगा 194,716। दोनों का टोटल वैल्यू आएगा 194,716.2 पास्कल, ठीक है। आपको ये सारी चीजें मिल गई। आप क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ठीक है। वैल्यूज को जब पुट करेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि आप सीधे ये सारे वैल्यूज को उठाइए, प्रेशर रखिए, ये रखिए, आप इसको चेक कर लीजिएगा आर का वैल्यू जूल में है कि किलो जूल में, आई थिंक जूल में होगा, ठीक है। सारा वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिएगा मास आ जाएगा। मास कितना आएगा आपको 4.55 kg। और ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स हुआ करते हैं, दैट इज इसका आंसर का जो रेंज था वो था 4.54 से लेकर के 4.56 तक, ठीक है। तो आपको ऐसे निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गेट के क्वेश्चन है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली आपको हम लोग जीरोथ लॉ को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ और क्वेश्चन भी है, जैसे आपको ये ईएस का क्वेश्चन है कि विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अप्रोक्सीमेट्स द स्टीमिंग ऑफ फूड इन अ प्रेशर कुकर। आपसे पूछा ये जा रहा है कि प्रेशर कुकर में अगर आप किसी चीज का स्टीमिंग कर रहे हो तो वो कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा। तो हमेशा याद रखो, प्रेशर कुकर में स्टीमिंग करने का मतलब है कि अभी स्टीम अंदर है, वो बाहर नहीं निकला है, दैट इज उसमें विसल नहीं आया है। विसिल नहीं आने का मतलब क्या है कि वो अभी कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम कर रहा है, दैट इज कि जब भी आपसे कहा जाए स्टीमिंग ऑफ फूड कौन सा प्रोसेस है तो आप उसको कहेंगे कि वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो कह देता कि उसमें सीटी आने लग गया कुकर में तो आपको वो आइसोबारिक हो जाता, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन है, उसने कहा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसमें पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। दूसरा है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव। आप बहुत सारा फ्लूइड लो चाहे थोड़ा सा फ्लूइड लो, आप 1 लीटर वाटर लो चाहे 100 ml वाटर लो, अगर दोनों सेम टेम्परेचर पर है तो विस्कोसिटी क्या होगी, सेम होगी, दैट इज वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा है स्पेसिफिक एंट्रोपी, मैंने पहले ही बताया है स्पेसिफिक शब्द लग जाने का मतलब है एंट्रोपी पर यूनिट मास। यूनिट मास की अगर बात कर रहे हैं तो वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक एंट्रोपी भी। एंड चौथा है थर्मल कंडक्टिविटी, यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो अभी अभी गेट में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है। यानी इस साल के गेट के पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें एक क्वेश्चन के केवल एक ऑप्शन सही नहीं होगा, मल्टीपल चॉइसेस उसमें सही होंगे, ठीक है। तो ये ईएससी का वो क्वेश्चन है जिसमें चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि देखो थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब मटेरियल प्रॉपर्टी में भी उसको मास से कोई डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स होता है। 1 kg आयरन हो चाहे आपको 100 ग्राम आयरन हो, उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, सेम ही होगा। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग जीरोथ लॉ स्टडी करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ ये 4 लेक्चर आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर ये 4 लेक्चर्स को आप याद रखोगे आपको आगे थर्मोडायनेमिक्स को समझने में बहुत आसानी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन गुड बाय, एंजॉय।